ऑलराइट। अच्छा, अब क्लास चालू होने के पहले या लेक्चर पे जाने के पहले मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगले संडे आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, योर डायरेक्शन एंड लिविंग वर्ल्ड। तो ये 4 चैप्टर आपके आएंगे बायो के अंदर, और ये आपका एक मेजर टेस्ट होगा। जब मैं कह रहा हूँ कि आपका ये मेजर टेस्ट है तो दैट मीन्स बायो में आपके 4 चैप्टर आएंगे, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हुए होंगे वो आएंगे, सेम गोज फॉर फिजिक्स एज वेल। सो हर एक सब्जेक्ट में से आप एक्सपेक्ट कर लो 3-3 चैप्टर तो वहां से आएंगे ही, केमिस्ट्री फिजिक्स में से जितने भी आपके कराए गए हैं कंप्लीट, और बायो में से आपके ये 4 चैप्टर आने वाले हैं, राइट। तो अगला जो आपका टेस्ट होने वाला है वो आपका होगा मेजर टेस्ट। दैट मीन्स आपके फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे, और बायो के होंगे आपके 90 क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल आपके नीट फॉर्मेट का आपका पहला टेस्ट होगा। इसके अंदर आप पूरे 180 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड आपका जो स्कोर होगा आपका 720 में से बनेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बिफोर मेजर टेस्ट अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हो इन चैप्टर्स को लेके, देन प्लीज लेट मी नो बिफोर हैंड कि सर मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मुझे ये टॉपिक देखना है, ये टॉपिक नहीं देखना, ऑल दोस थिंग यू जस्ट लेट मी नो, यू कैन डू समथिंग अबाउट दैट। सो दिस विल बी योर फर्स्ट मेजर टेस्ट। सो सबको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना इस बार अपकमिंग संडे के अंदर। दिस टाइम इट शुडंट हैपन कि यार रिवीजन नहीं हुआ या जो भी है, ऐसा मत करना। prepare hard and come with the exam so that we can evaluate things, and yeah, it will be helpful for you obviously. All right, सर now चैट में कनिका ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है किसने, रुको देखते हैं। तो sir, actually I have a question from my daily self studies. What is organ of Corti? Actually sir, I don't understand this term organ of Corti, that was क्यों। हाँ बेटा कनिका, वो कनिका ये ना अपनी, हाँ कनिका ये हम देख लेते हैं बाद में। organ of Corti is something basically you get to see in terms of your ear, right? ear के अंदर ये होता है, अभी नहीं समझा पाऊंगा right यहाँ पे। but let's do one thing कनिका, in the morning turn up if possible, we can do that over there, right? Or else I'll share with you on a, like I'll separately tell you what is organocorty by the end of the day, ठीक है, शाम तक आपको बता दूंगा मैं, right? It is something we will find in the ear, ठीक है। तो मैं आपको एक उसका ब्रीफ में उसे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। नाउ यू हैव समथिंग लाइक योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो ये वाला हमें टर्म यहाँ पे देखना है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, or total volume of air a person can inspire after normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. So inspiratory capacity का मतलब यहाँ पे होता है कि आप कितना एयर आप अंदर ले सकते हो, कितना एयर आप अंदर ले सकते हो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना, आपको पता होना चाहिए आपका टीवी प्लस IRV। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको देगा इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये सब जानना एज अ डॉक्टर आपके लिए कई बार हेल्पफुल होता है टू गेट टू नो कि यार पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ यू हैव एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एज वेल। ये बिल्कुल आपका ऑपोजिट होगा, आप कितना एयर आप एक्सेल आउट कर सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, आप कितना एयर आप एक्सेल आउट कर सकते हो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें इंक्लूड आपका यहाँ पे होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो कई बार क्या होगा, वो लोग आपको टाइडल वॉल्यूम देंगे, ERV देंगे एंड पूछेंगे कि भैया कैलकुलेट करो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। देन आपको याद रखना है कि यार अगर मुझे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मुझे फाइंड करनी है, देन मुझे इन दोनों को प्लस करना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो दीज आर द टू टर्म्स यू हैव टू नो। ये जो कैपेसिटी है ये आपको काफी आइडिया देती है कि एक जो पेशेंट है उसके अंदर कोई मेडिकल कंडीशन या उसे कोई मेडिकल इशू है या नहीं, क्या उसके लंग्स की कैपेसिटी आप जान के आप आइडिया लगा सकते हो कि यार ही इज इन अ हेल्दी स्टेट और नॉट। So that is something you have to know. So this is my inspiratory capacity and that is my expiratory capacity. तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। Are these two terms clear to all of you? क्या ये दो टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Let's move on to the next one. Then you have a functional residual volume. अब ये आपका यहाँ पे क्या कह रहा है?
वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग्स में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज माय फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेसिडुअल सॉरी कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर मुझे फाइंड करनी हो तो दैट मीन्स मेरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज आपकी यहाँ पे होती है, ये कलेक्टिवली आपका बनाती है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। याद रखना, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो भी एयर आपके लंग्स में रह जाएगी, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर आपको याद हो तो जब हम बात करें रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो इसमें क्या होता था, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद, जब हमने इसको पढ़ा था तो याद करिए, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद थोड़ी एयर आपके लंग्स में रह जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो एयर आपको लंग्स में मिल रही है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट मींस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम, दिस टू टर्म्स विल गिव यू द फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको ये जो आगे वाले जो टर्म्स है इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ती है, आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, एंड देन उनको यूज करके आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो बाय इन फाइंडिंग आईसी, ईसी एंड योर एफआरसी, ये आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगेन, वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन अंदर ले सकता है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, क्या क्या कौन से वॉल्यूम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, ईआरवी मेरा यहाँ पे आएगा, टाइडल वॉल्यूम मेरा यहाँ पे आएगा, एंड इवन माय आईआरवी मेरा यहाँ पे आएगा, राइट। दिस इंक्लूड माय ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ये तीनों आपके यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। और आप सोचोगे कि सर ईआरवी यहाँ पे क्यों इंक्लूड हो रहा है, आप यहाँ पे तो इंस्पायर कर रहे हो, राइट। बट यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज करा जाता है, देखो यहाँ पे, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, वो कितना मैक्सिमम एयर अंदर ले सकता है फोर्सफुली, और कितना वो मैक्सिमम एयर आपकी रिलीज कर सकता है फोर्सफुली, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी। सिंपल तरीके से याद रखो, अ पर्सन हु कैन टेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वो लाइक लिबरेट कर सकता है, ब्रीथ आउट कर सकता है, इस चीज को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी। तो इसलिए इसके अंदर ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ऑल दोस थ्री थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस। सो वाइटल कैपेसिटी भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है टू नो कि यार पर्सन की लंग कैपेसिटी कैसी है, राइट, कितना वो फोर्सफुली इंस्पायर और कितना वो फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग अबाउट द वाइटल कैपेसिटी। देन यू हैव टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। जब भी आपके सामने है ना टोटल लंग कैपेसिटी, आपको सिंपली याद रखना है, इट मींस वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हम सिंपली कहते हैं एज अ टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द लंग्स, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स में आप एकोमोडेट कर रहे हो एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद जितना एयर आप अपने लंग्स में ले रहे हो, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी। जब फोर्सफुली आप इंस्पायर करते हो, जितना भी आपका एयर लंग्स के अंदर आ रहा है, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, राइट। और सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो वीसी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ माय टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर मैं आपके सामने एक पेशेंट भेजूं और मैं उसे बोलूं कि यार आपको इसका फाइंड करना है टोटल लंग कैपेसिटी, अगर मैं आपको बोलूं तो आपने क्या करोगे, आप पहले आप उसका पहले वाइटल कैपेसिटी आप उसका फाइंड कर लोगे। एक बार आपने उसका वाइटल कैपेसिटी फाइंड कर लिया प्लस उसका रेसिडुअल वॉल्यूम उसका क्या होता है वो आप फाइंड कर लो। अगर आपको ये दो वैल्यूज अगर आपको मिल जाती है, दैट कैन गिव यू द आइडिया अबाउट द टोटल लंग कैपेसिटी। तब आप बता सकते हो कि यार ये लड़का या ये लड़की इतना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू नो दैट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और ये कुछ आपके कैपेसिटीज आपके यहाँ पे है जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब मैं इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आते हैं, सो विल सी देम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपको बताना चाहूंगा पहले चीज
कि जब हम बात करते हैं आपके आरबीसी की, राइट, आरबीसी आपके यहाँ पे जब ट्रैवल कर रहा होता है एंड व्हेन इट इज ट्रैवलिंग, सो याद रहेगा हमेशा आपका एक 100 ml ऑफ आरबीसी और ब्लड इज टू कैरी अराउंड लाइक 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका कैरी करेगा आपका लाइक आई वुड से 100 ml of blood is going to carry around 5 ml of your oxygen. So that is something you have to know. ये एक चीज आपको याद रखनी है कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि आपका एक 100 ml ब्लड आपका 5 ml ऑफ ऑक्सीजन आप यहाँ पे कैरी करता है। अब ये जो ऑक्सीजन का अमाउंट है आपका इंक्रीज हो सकता है इन अ स्टेट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन के लिए अमाउंट जो आपका यहाँ पे वो बिल्कुल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, सो वी डोंट हैव टू डू दैम। तो यहाँ पे हमने हमारा जो कैपेसिटी वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पे हमारा देख लिया। नाउ वी हैव टू सी सम क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन आपको बता चुका ऑलरेडी that under normal physiological condition human being every 100 ml of your oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues. That is something you have to know, right? इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखो और इसे आंसर करो। Which of the following is not a function of conducting part of respiratory system? इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है मेरे कंडक्टिंग पार्ट का? अब आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन देख के, क्या मेरा कंडक्टिंग पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता था या नहीं करता था? आप मुझे ये बताओ, क्या मेरा कंडक्टिंग पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है या नहीं करता? नो सर। नो सर। नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं आपके जो कि कंडक्टिंग पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैस में आपका हेल्प नहीं करता है यहाँ पे। सो लेट्स सी द ऑप्शंस ओवर हियर। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, कि जो आप एयर अंदर ले रहे हो उसको आप ह्यूमिडिफाई करते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट आप यहाँ पे रहेगा सही। स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू अ बॉडी टेम्परेचर। आप जो इनहेल कर रहे हो उसको आप एक बॉडी टेम्परेचर आप ला के रख देते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। इतना अनश्योर क्यों हो आप लोग? बिल्कुल ये सही है ना। आपको बताया तो क्या था कि जब आप इनहेल कर रहे होते हो, चाहे बाहर का एटमॉस्फेयर कितना भी ठंडा क्यों ना हो, जब आप एयर को इनहेल करते हो तो आपका जो नेजल पैसेज होता है वो क्या करता है, आपके जो एयर है उसको वार्म करता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको लगता है सही कि कंडक्टिंग पार्ट आपका एक सरफेस एरिया आपको देता होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ O2 एंड CO2? क्या ये सही है गलत है? गलत है। ये स्टेटमेंट आपका बेटा बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है और यही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे सही है। इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। आप जो इनहेल कर रहे होते हो, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल होता है तो उसे भी आपका कंडक्टिंग पार्ट उसे लाइक रोक देता है, उसको वो फिल्टर करता है। सो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। तो पहले तो आपको याद रखना है, हमने बात किया था समथिंग अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी पार्ट। हमने ये दोनों टर्म देखे थे, अगर आपको याद आता है। वी हैव डन द कंडक्टिंग पार्ट, वी हैव आल्सो सीन द रेस्पिरेटरी पार्ट। और रेस्पिरेटरी पार्ट जो आपका रहता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ पे होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कंडक्टिंग पार्ट में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, राइट। यहाँ से सिर्फ आप एयर को लेके आते हो टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर। यहाँ से बस आपकी एयर ट्रेवल करके आएगा और ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी जो डी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है, नॉट द C1। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से सोच के करिए एंड ट्राई टू आंसर देम इन द चैट। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वेओलाई आर व्हाट? बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर कि पार्शियल प्रेशर आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेओलाई के अंदर यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आपको क्या आंसर लग जाएगा यहाँ पे? आई एम गेटिंग सम आंसर्स ओवर हियर एंड जो भी मुझे यहाँ पे आंसर्स मिल रहे फिलहाल, दे आर ऑल करेक्ट, राइट। कि मेरा जो पार्शियल प्रेशर जो मुझे मिलता है एल्वेओलाई के अंदर वो आपका रहता है अराउंड 104, राइट। और जो CO2 का जो रहता है यहाँ पे वो रहता है आपके यहाँ पे 40 mmHg। सो दैट इज द प्रेशर आई विल गेट टू सी इन द एल्वेओलाई, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से मुझे कोई ये बताओ कि ये वाली जो मेरी वैल्यू है 95 ऑफ O2 एंड 40 ऑफ CO2, ये मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी गुड, ये वैल्यू मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ट्रू, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 5/40 और PO2 का 45 कहाँ मिलेगा मुझे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही, दिस इज समथिंग आई गेट टू सी इन द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये जो वैल्यू होता है ना, ये आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे रहेगा, ये आपको एटमॉस्फेयर के अंदर मिलेगा। फिजियोलॉजी में से हर एक चैप्टर में से लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही है, सो प्लीज ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब मेरे क्वेश्चन के बाद इसके एक्सप्लेनेशन को पहले आप मेरे बात में यहाँ पे आप सुनो। अगर आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन को अगर डिसोसिएट करना होता है, अगर आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करना होता है, then in that case you need to have high amount of CO2 आपका होना चाहिए, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ H+ आयंस आपके होने चाहिए, राइट। एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ये कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, ब्रेक डाउन करेगा और अलग अलग हो जाएगा। आपको ये बात मालूम है, हमने ये चीज की थी कि अगर ये चीजें आपके बॉडी के अंदर ज्यादा रहती है, देन यू विल फाइंड कि आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से काफी जल्दी छूट जाएगा या निकल जाएगा। सो डिसोसिएट होने में उसकी मदद होगी। बट यहाँ पे क्या पूछा उन लोगों ने? फॉर्मेशन पूछा इन लोगों ने। अगर फॉर्मेशन आपको चाहिए, देन कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाएंगी। अगर फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देन कंडीशंस आपके यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, राइट। सो दैट मीन्स नाउ यू नीड टू हैव लेट्स से, अगर फॉर्मेशन रिवर्स हमें करना है यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा CO2 यहाँ पे कम होना चाहिए, राइट। जो आपको एल्वेलाई में वैसे ही मिलेगा, CO2 कम मिलेगा वहां पे, राइट। H+ आयंस मेरे कम होने चाहिए और टेम्परेचर भी मेरे यहाँ पे लो होना चाहिए। तो आपके हिसाब से फिर यहाँ पे सही स्टेटमेंट या सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बताइए मुझे चैट के अंदर, क्या सही आंसर यहाँ पे होगा? और डेटा आपने आंसर करना चालू कर दिया। यस, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो CO2, लेस H+ आयंस एंड लो टेम्परेचर। ये कंडीशंस फेवर करेगी मेरा फॉर्मेशन ऑफ माय ऑक्सीहीमोग्लोबिन। याद रखना, दिस विल फेवर माय फॉर्मेशन ऑफ योर ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर आपको डिसोसिएट करना है, देन कंडीशन आपकी बदल जाती है। देन अगर आपका CO2 ज्यादा हुआ, H+ आयन ज्यादा हुआ, तो डिसोसिएट ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करना है, देन आपको ये कंडीशंस आपको चाहिए, और ये कंडीशंस आपको जनरली मिलती है नियर द लंग्स, आपको मिल जाती है काफी अच्छे से। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, ओके। हाई PO2 आपको वहां पे मिलेगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस राइट। समझ नहीं आ रहा तो बताना, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ हाँ जी अंकिता, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आपने हैंड रेस किया है, गलती से हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इनमें से कौन से इवेंट आपके हिसाब से इंस्पिरेशन के दौरान आपको होते हुए आपको मिल जाएंगे? विच आर द इवेंट्स यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन? तो यहाँ पे 4 चीजें लिख के रखी हुई है, आराम से सोचो। क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, नहीं होता? यस ये तो होता है, तो ये हो गया आपका ट्रू, ये होगा इंस्पिरेशन के लिए होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, नहीं होता इंस्पिरेशन के दौरान? यस सर। ये भी आपका कॉन्फिडेंस से बोलो बेटा, यस दिस विल हैपन बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नहीं होता इंस्पिरेशन के दौरान। एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? इंक्रीज। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर? डिक्रीज होगा। शॉर्टीज बेटा, ये हमेशा डिक्रीज होगा। याद करिए आप लोग, जब आपको एयर को बाहर से अंदर लेना होता है, तो आपके लंग के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होता है ना। लंग्स में जो प्रेशर होगा, याद करो बेटा, लंग्स में जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो आपका यहाँ पे होता है, वो आपका रहेगा कम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तभी तो एटमॉस्फेयर से एयर दौड़ते हुए अंदर आएगी, तभी तो आपके एटमॉस्फेयर से जो आपकी जो एयर होगी, जो एयर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एयर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो उसी टाइम पे आपकी जो एयर होगी वो आपके लंग्स के अंदर आ पाएगी।
सो याद रखिएगा, इंट्रा पल्मनरी का मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर आपका यहाँ पे है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी लो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान आपका इंट्रा पल्मनरी प्रेशर आपका हमेशा रहता है लो, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, राइट, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा, दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, इट हैज टू डिक्रीज। क्या आपने ये टर्म कभी पहले सुना नहीं, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर? क्या कभी आपको ये बताया नहीं गया ये टर्म के बारे में? बताया सर। क्यों फिर कुछ बोल नहीं रहे बेटा, क्यों कुछ बोल नहीं रहे? इट इज समथिंग वी हैव डन, दैट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डिक्रीज ऑलवेज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पे होगा सर आप ऑप्शन। बोलो मेरी आवाज बोलो बेटा, आपकी आवाज कट रही है अनामिका। आपको मेरी आवाज आपको- नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर। आप चैट में लिख सकते हो बेटा, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन था। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो योर बेसिक्स क्लियर। देन क्वेश्चन का आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पूछा क्या है यहाँ पे इन लोगों ने, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत है, ये इन्होंने यहाँ पे आपके लिए पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे ये है, हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या ये सही है गलत है? रॉन्ग है सर। सही है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ये रॉन्ग है मेरा, ये जो मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरा बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है, और मुझे मेरा आंसर मिल गया। उन्होंने यही पूछा था कि आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, और ये बिल्कुल मेरी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल मेरा मुझे आंसर मिल गया पहले स्टेटमेंट के अंदर ही। आपको मैंने अभी बोला था कि अगर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है देन ये डिसोसिएट करने में आपको हेल्प करता है, फॉर्मेशन में आपको ये हेल्प नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर इन दिस। आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले स्टेटमेंट आपका क्लियर कट आपका यहाँ पे रॉन्ग है, देन यू कैन जंप ऑन टू दिस एज आंसर। नाउ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, टाइडल वॉल्यूम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml। उन्होंने वैल्यू देके रखी हुई है। उन्होंने बोला कि टाइडल वॉल्यूम जो आपकी यहाँ पे है वो आपकी होती है 500 ml, राइट, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपकी यहाँ पे होती है वो आपकी होती है यहाँ पे 1000 ml। ये इन्होंने देके रखी हुई है। What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? अब इन्होंने क्या ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो इन्होंने स्टेटमेंट डाल के रखा हुआ है आपके लिए, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है इन लोगों ने, इसका कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर आपको फाइंड करनी हो, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, इतना ही आपको चाहिए और आपको EC की आपको वैल्यू मिल जाती है। तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। इसका कोई जरूरत ही नहीं, मतलब ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको अगर आप इग्नोर करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये इन्होंने आपको सिर्फ इसलिए डाला ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार इसको भी मुझे यूज करना है, ये वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, इसका कोई तो रिलेशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे EC फाइंड करना है, आई जस्ट हैव टू नो TV प्लस ERV। और अगर मैं ये देखता हूं, अगर मुझे ये फॉर्मूला मालूम है, देन आप मुझे बता दो कि क्या आंसर यहाँ पे सही होगा। राइट, आपका चैट में भी जिन लोगों का आंसर है, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू आंसर। यस, आई विल फाइंड दैट योर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर इन दिस। ऑप्शन बी ओवर हियर इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। यस, क्योंकि पता, आई होप सबको पता चल रहा है, यहाँ पे हम 500 प्लस यहाँ पे हम 1000 को प्लस कर देंगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट अ EC इज गोइंग टू बी योर 1500। आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर EC ओवर हियर। सो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आएगा सही आंसर। ठीक है, नाउ आराम से देखो इस क्वेश्चन को और आंसर करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ये हम एक बार कर भी चुके शायद से। ड्यूरिंग इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस, अगर यहाँ पे एलर्जन लिखा हुआ आपको दिख जाता है, देन आपको दिमाग में कुछ चीजें आने लगती है अपने आप, यार ये क्या हो सकता है। एंड पोल्यूटेंट्स, मेनी पीपल इन द अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉजेज वीजिंग ड्यू टू। तो इन्होंने कुछ कंडीशन बोली कि यार ये सब हो रहा है एनवायरमेंट में, इसलिए लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे हो रहा है। अब आपको 4 ऑप्शन देके रखे, आपको ढूंढना है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। एनवायरमेंट में एलर्जेंस है, पोल्यूटेंट्स है, तो उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर हो सकता है। सो लेट्स सी दैट।
पहला ऑप्शन है। आप लोग जो आंसर कर रहे हो यहाँ पे, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। ये आपको देखने को मिलेगा अगर आपके एनवायरमेंट के अंदर ऐसी चीज अगर आपको देखने को मिलती है, पोल्यूटेंट्स, एलर्जेंस होते हैं, देन यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। ऑप्शन है यहाँ पे हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई पोल्यूटेंट के जैसे आपका सर्फेक्टेंट आपका जो होता है वो आपका कम नहीं होता, नीमोसाइट्स का, राइट, सो वो आपका कम नहीं होगा। बेनिंग ग्रोथ मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन, ये टर्म का मतलब होता है ट्यूमर फॉर्मेशन। ये टर्म आप पढ़ोगे, आप चैप्टर 12, आप 12th में आप पढ़ोगे। सो बेनिंग मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन, इट्स अ ट्यूमर। तो ट्यूमर व्यूमर कुछ बनता नहीं है एलर्जन की वजह से। प्रोलिफरेशन ऑफ माय फाइब्रस टिश्यू, ये भी आपका नहीं होता है एलर्जन की वजह से। सो दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी राइट वन। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फिसेमा। अस्थमा एंड एम्फिसेमा के अंदर कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपको काफी कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर अस्थमा एंड एम्फिसेमा। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, ये आपको मिलेगा अस्थमा के अंदर, ठीक है। और एम्फिसेमा के अंदर आपको मिलता है कि आपका रेस्पिरेटरी एरिया आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाता है राइट आंसर, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मालूम होना चाहिए कि अस्थमा में क्या हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एम्फिसेमा में आपका क्या होता है, और आप इसे आंसर कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको पूछ के रखा होगा आपको मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में आपको काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाता है कि टाइडल वॉल्यूम का किसके साथ मैच होगा, ए क्या किसके साथ मैच होगा, यहाँ पे ए का मैच किसके Three साथ के साथ। होगा? 3 के साथ। बहुत बढ़िया, Five यस, ये है, मेरा होगा सी के five साथ, है। मतलब बी के साथ। हाँ जी, ठीक है, तो ए का मेरे यहाँ पे 3 के साथ मेरे यहाँ पे मैच हो गया, राइट। बी का किसके साथ होगा मेरे यहाँ पे? फर्स्ट के साथ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट के साथ हो गया। जैसी, बहुत बढ़िया, राइट, जैसे मैंने 2 मैच खेले मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाता है, दैट्स माय ऑप्शन बी। Yes. That's going to be our option B over here, right? So that's a question number 11, right? Question number 12 is going to be your silicosis, हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। Lungs are made up of air-filled sacs. Lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli. They do not collapse. आपके alveoli collapse नहीं करते। Even after forceful expiration के बावजूद आपके alveoli जो होते हैं, आपके जो lungs होते हैं, आपके collapse नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर, आपके एल्वोलाई के अंदर कुछ एयर रहती है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर यू गेट टू सी इन योर लंग्स, इन योर एल्वोलाई, और उस एयर को हम क्या बोलते हैं? क्या ऑप्शन यहाँ पे से होगा? राइट, रिया, आरुषि, दैट्स ट्रू, वेरी गुड, यस, दैट्स योर, वेरी गुड, दैट्स योर रेसिडुअल वॉल्यूम। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपके यहाँ पे हमेशा रहेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अस्थमा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन को लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन यू वन थिंग इन दिस, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स। कुछ एयर आपके लंग्स में रहती है, विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज, ये जो एयर आपके लंग्स में रहती है आपके कभी आप एक्सपेल नहीं कर सकते। क्यों? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, इस पर आप थोड़ा ध्यान देना, राइट। 2 मिनट रहेंगे, 2 मिनट में समझ जाओगे आप लोग, थोड़ा ध्यान दोगे तो। और समझ नहीं आया तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, आपको मालूम है कि आपके लंग्स की आपकी 2 मेम्ब्रेन होती है। यू हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दैट मींस यू हैव अ प्लूरा, राइट। Yes. सो यू हैव, लेट्स से यू हैव, दिस इज योर आउटर एंड इनर, दैट्स योर प्लूरल मेम्ब्रेन। समझो, ये है मेरी यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज योर प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। और अंदर वाले एरिया में आपका है लंग्स। यहाँ पे अज्यूम दैट दिस इज माय लंग्स वाला एरिया, दिस इज द इनसाइड ऑफ द लंग्स, ओके। दिस इज माय प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज गोइंग टू बी प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। अब प्लूरल मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे है, इसके बीच में आपको जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय इंट्रा प्लूरल स्पेस। ये जो आपको बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं, हम यहाँ पे एज अ इंट्रा प्लूरल स्पेस, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो बीच वाला एरिया जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक एयर प्रेशर आपको मिलेगा, और इस एयर प्रेशर को यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये टर्म तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी
प्रेशर जो आपका लंग्स के बीच में आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए, जो आपको जो इंट्रा प्लूरल स्पेस है आपके यहाँ पे, जो आपके दो मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे आउटर और इनर, इनके बीच में जो आपको जो जगह स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर आपको यहाँ पे मिलेगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर आपको यहाँ पे हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे है, और ये एयर मॉलिक्यूल्स अपने आप को लाइक टकरा रहे हैं, ये वॉल के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं टकरा रहे होंगे। सो यू हैव सम एयर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल। ऑब्वियसली अगर एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे तो वॉल के साथ कोलाइड कर रहे होंगे वहां पे, ठीक है। और तो याद रखना, ये एरिया में जो आपका जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर। आई विल कॉल इट एज अ इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है। सो इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब क्या, जब भी मैं टर्म यूज करूं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, याद रखना ये एयर प्रेशर आपको मिलता है विद इन द इंट्रा प्लूरल स्पेस। जो भी आपको यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं विद इन द इंट्रा प्लूरल स्पेस, उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे घूम रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, वो लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब आप यहाँ पे याद ही रखना, जो भी प्रेशर आपको यहाँ पे मिल रहा है, सो यू हैव अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो भी आपको प्रेशर यहाँ पे मिलता है उससे 3 से 4 यूनिट प्रेशर कम मिलेगा आपको यहाँ पे। सो दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी अराउंड 3 mmHg लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो जो भी प्रेशर आपका लंग्स के अंदर होगा उससे थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे रहेगी कम, इससे थोड़ी सी वैल्यू आपकी यहाँ पे हमेशा रहेगी कम। तो अगर यहाँ पे जो भी आपका प्रेशर होता है, तो फॉर एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे भी कुछ आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने वॉल के साथ कोलाइड कर रहे होंगे यहाँ पे, राइट। सो इवन यू हैव एयर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जो भी एयर मॉलिक्यूल्स या एयर प्रेशर होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, और जो इंट्रा प्लूरल स्पेस में जो होगा वो हमेशा रहेगा कम। कितना कम? अराउंड 3 mmHg कम रहेगा फ्रॉम द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो अब एक मेरी बात सोचो, यहाँ पे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, यहाँ पे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। समझो दोनों वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ये ब्लू वाले यहाँ पे से प्रेशर लगा रहे हैं और ग्रीन वाले वहां से प्रेशर लगा रहे हैं। आप जानते हो कि ब्लू वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कम है और ग्रीन वाले यहाँ पे ज्यादा है। तो आप जानते हो कि आपकी जो वॉल होगी यहाँ पे वो थोड़ी बहुत स्ट्रेच कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये जो ब्लू वाले जो मेरे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका नंबर अगर इक्वल होता ग्रीन वालों के साथ, तो दोनों साइड से प्रेशर लगता। अगर दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में अगर प्रेशर लग रहा होता, देन क्या होता, आपके जो लंग्स होते हो कभी आपके इन्फ्लेट कर ही नहीं पाते हैं। आपके लंग्स जो काफी स्ट्रेच हो सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं, वो कभी इन्फ्लेट कर ही नहीं पाएंगे अगर दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर हुआ तो इसलिए काफी जरूरी है, एक बात समझो ध्यान से, अगर दोनों साइड से प्रेशर लगा रहे हो आप, देन आपके जो लंग्स होंगे वो कभी भी आपके लाइक स्वेल नहीं, मतलब आपके इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे एयर को लेके। वो जो बड़े होते हैं ना, वो बड़े हो ही नहीं पाएंगे वो कभी, क्योंकि आपका जो इंट्रा प्लूरल स्पेस है वहां पे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स है, और वो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो आपके लंग्स को ग्रो ही होने नहीं देंगे, या आई वुड से ग्रो की जगह आई वुड से वो इन्फ्लेट, फूलने नहीं देंगे जब आप एयर को अंदर लेते हो तब। सो काफी जरूरी है कि आपका ये जो स्पेस है, आपका जो इंट्रा प्लूरल स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एयर प्रेशर रहेगा कम। यू हैव टू इंश्योर दैट कि यहाँ पे हमेशा आपका एयर प्रेशर कम ही रहेगा। तो कितना कम रहेगा? अराउंड 3 mmHg लेस रहेगा इस एरिया के अंदर कंपेयर टू योर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर नेगेटिव। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो मेरा प्रेशर यहाँ पे रहेगा वो हमेशा मेरे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। आई थिंक आप ये समझ पा रहे हो कि जब आपके दोनों साइड इक्वल प्रेशर लगेगा, देन आपके लाइक जो वॉल होगी वो स्ट्रेच नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपका प्रेशर कम है और यहाँ पे अगर ज्यादा है, देन आपकी वॉल आराम से स्ट्रेच कर पाती है और आपके लंग्स एक्सपांड कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका ज्यादा प्रेशर होने लगा, देन आपके लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे एंड दे विल कोलैप्स। अब तुम थोड़ा सोचो, अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है, देन आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि अगर आपको यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे आपको चाकू से कट कर दिया, राइट, आपके एकदम बिल्कुल एकदम सही तरीके से मैंने चाकू से कट किया वहां पे, और समझो अगर यहाँ बाहर से एयर अंदर आने लगी, अगर बाहर से एयर अंदर आने लगी तो यहाँ पे तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे एयर प्रेशर मेरा बढ़ गया
तो क्या मेरे लंग्स एक्सपांड कर पाएंगे? No, sir. नहीं कर पाएंगे, मेरे लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशर आपका बढ़ गया देन मेरे लंग्स इनहेल कर समय आपके एक्सपांड ही नहीं कर पाएंगे, एंड वी विल से दैट योर लंग्स आर कोलैप्सिंग। और ये होता है, अगर किसी का अगर ये वाला एरिया अगर रप्चर हो जाता है ना, देन व्हाट विल हैपन कि एयर वहां पे अंदर आने लगती है और यहाँ पे आपका प्रेशर आपका बढ़ने लगता है। और अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया देन इट वोंट अलाउ द योर लंग्स टू एक्सपांड। अगर आपके लंग्स एक्सपांड नहीं कर पा रहे देन आप ब्रीथ इन नहीं कर पाओगे, एंड दैट कैन बी फेटल। तो इतना याद रखना कि क्यों मैं कहता हूं व्हाई माय इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव, क्योंकि ये कम रहता है, ये कम रहता है कंपेयर टू माय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और ये जरूरी है। अगर ये कम नहीं होगा तो मेरे लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, इसका कम होना यहाँ पे जरूरी है। और इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे कि क्योंकि मेरे ब्लू एयर मॉलिक्यूल्स कम है, ग्रीन ज्यादा है, तो मेरा जो लंग्स होगा वो इजिली एक्सपांड कर पाएगा, राइट? दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे समझ, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. आपको मालूम होना जरूरी है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते हो, सो वी आर ऑलरेडी गॉन 3 मिनट्स अबव, अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हो देन व्हाट विल गेट टू सी दैट ये क्यों नहीं हो पाता ऐसा, बिकॉज यू विल फाइंड देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल। और इसकी वजह से यू विल फाइंड कि जो एयर आपकी रहती है यहाँ पे कभी भी आप एक्सपेल आउट नहीं कर सकते, आपको लंग्स वॉल मिलेगी, आपको एक एयर आपको मिल रही है और आपको ये एयर आपको मिल रही है इन द इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पुलिंग एट द वॉल्स। और इसके वजह से कि क्या होता है आपका कि आपके लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते, याद रखना, इस नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से ही आपके कभी भी लंग्स आपके कोलैप्स नहीं करेंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग वॉल इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये आप यहाँ पे याद रखना है। अगर ये आपको समझ नहीं आया मैं आपको वापस समझाऊंगा, बिकॉज अभी आपका टाइम खत्म होने को आया, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन, बट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है? सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन, और मैं क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर ऑफ ऑल दोस पीवाईक्यू, सो प्लीज गो थ्रू देम एंड ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू फाइंड इट सम डिफिकल्टी इन दैट, ठीक है? Yes, sir. Along with that, many of you like Arushi, Anamika, and few more people, Silky, and we have few Yes, more people, sir. like are the one जो regularly assignment submit कर रहे हैं, जिनके कुछ होगा मुझे नाम याद नहीं रहा, but yeah, they are doing those assignment submit, और मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ काफी असाइनमेंट्स, बिकॉज द थिंग इज आई एम लाइक super occupied with the work, but अगर आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर रहे हो then I'll quickly send you the answer key, so please go to the answer key and see अगर आपके कितने सही कितने गलत हैं, ठीक है? सिर्फ इसलिए असाइनमेंट मत करो because I'm not able to pay attention to those things, right? So in case अगर आप मुझे असाइनमेंट सेंड करते हो